नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यूपी की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। आज बात जातीय जनगणना की। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। इसके बाद कोई इसे कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष के मुंह से निवाला छीन लेना जैसे मुहावरे से जोड़ रहा है, तो कोई इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि यह बीजेपी का अपने स्टैंड से यू टर्न है और कह रहे हैं कि सरकार आखिरकार विपक्ष के आगे झुक गई। सभी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। यूपी की राजनीति में जातियों का ऐसा ताना बाना है कि सभी पार्टियों ने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं। उसे हासिल करने के लिए ये जीतोड़ कोशिशें शुरू कर चुकी हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को समझते हैं। दरअसल अभी तक ये माना जाता है कि यूपी में तकरीबन 20% अपर कास्ट वोटर हैं। ये बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इनमें ब्राह्मण 12 से 14% हैं, राजपूत करीब 5% हैं, इसी तरह वैश्य 2% और बाकी में भूमिहार, कायस्थ और अन्य जातियां हैं। वहीं यूपी में ओबीसी जातियों की बात करें तो ये करीब 42 से 45% मानी जाती है। सियासी लिहाज से यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन दिखेगी क्योंकि इनमें फ्लोटिंग वोटरों की संख्या भी ज्यादा है, यानी समय के हिसाब से पार्टियों का सपोर्ट बदलते रहना। ओबीसी वोट बैंक में सबसे ज्यादा यादव हैं जो करीब 9 से 10% है। इसके बाद 5 से 6% कुर्मियों की आबादी है। मौर्य करीब 5% हैं, लोधी 3%, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 4% और अन्य 6% जातियां शामिल हैं। इनके अलावा दलित वोटरों की संख्या 21% है। इनमें जाटव सबसे ज्यादा 11%, पासी 3.5%, कोरी, धोबी 1% खटिक, धनगर, वाल्मीकि और अन्य 4.5% जातियां हैं। यूपी में मुस्लिम मतदाता भी कई सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। अब केंद्र के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। शुरुआत सत्तारूढ़ बीजेपी से करते हैं। दरअसल ये वो राज्य है जहां 90 के दशक में बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को मुलायम सिंह यादव और काशीराम मायावती ने मंडल की राजनीति से तगड़ी चुनौती दी थी। बीजेपी सत्ता में आती जाती रही। इस दौरान गठबंधन सरकार बनने के कई अनूठे प्रयोग भी हुए, लेकिन समय बीता और नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी ने खुद को तेजी से अपग्रेड किया। वह अब सवर्णों की पार्टी नहीं रह गई थी। 2013 आते आते बीजेपी ने एक तरफ हिंदुत्व का त्रिशूल उठाया और दूसरी तरफ जाति की राजनीति में भी पूरी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू किया। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में गैर यादव जातियों और दलित वोट बैंक में गैर जाटव वोट बैंक को टारगेट करना शुरू किया। दरअसल यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का और जाटव वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। इस रणनीति का फायदा बीजेपी को फौरन मिला और 2014 के बाद से उसने एक भी चुनाव नहीं हारा है। वहीं दूसरी तरफ मुलायम की मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली राजनीति पर चलकर अखिलेश यादव शुरुआत में तो कई चुनाव हारे, लेकिन 2019 के बाद से उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ का नारा दिया। अखिलेश हालांकि इसके बाद सत्ता तो नहीं पा सके, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बसपा को करीब करीब खत्म ही कर दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़कर यूपी का सबसे बड़ा दल बन गए। कभी दलितों और मुस्लिमों के गठजोड़ के दम पर कई बार यूपी की सत्ता में पहुंचने वाली बसपा फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर आ चुकी है। उसके दलित वोट बैंक में पहले बीजेपी ने सेंध लगाई, फिर समाजवादी पार्टी भी दावेदार बन गई। यही नहीं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी अब धीरे धीरे यूपी में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा बन रहे हैं। 2024 के चुनाव में ये वही चंद्रशेखर हैं जिन्होंने नगीना सीट से अकेले दम पर बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन को धूल चटा दी थी। इसके अलावा जाट मुस्लिम गठजोड़ वाली राष्ट्रीय लोकदल, कुर्मी वोट बैंक पर टिकी अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल,
ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी अब यूपी के तमाम जिलों की कुछ सीटों पर अपनी जाति बेस के कारण प्रभाव रखते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का बड़ा महत्व है। यही कारण है कि जातीय जनगणना के ऐलान के फौरन बाद तमाम नेताओं दलों ने श्रेय लेने की होड़ शुरू कर दी। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय है। देश के समावेशी विकास की दिशा में अब एक बड़ा बदलाव आएगा। कांग्रेस सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया। आजादी के बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। उन्होंने 2010 का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना की बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे SICC के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए ही उपयोग किया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भारतीय जनता पार्टी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। अखिलेश ने आगे कहा कि यह अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति का अंतिम। भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। ये इंडिया गठबंधन की जीत है। इस दौरान अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के संसद में दिए गए एक पुराने भाषण का वीडियो भी शेयर किया और कहा कि नेताजी ने संसद में जातिवार जनगणना का मुद्दा केंद्र की हर सरकार में पुरजोर तरीके से उठाया था, क्योंकि वो जानते थे कि जाति की गणना न कराने से कमजोर पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी की जा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया, लेकिन सही दिशा में कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है। उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। इसी तरह भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने अपने संसद में पहले भाषण का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग से शुरुआत की थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चंद्रशेखर ने कहा था कि जातिगत जनगणना से शुरुआत करूंगा, जिसकी देश की जरूरत है, क्योंकि गणना होगी तो आंकड़े आएंगे तो जो बजट दिया जा रहा है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगा और लोगों को उस बजट का फायदा भी होगा। यूपी में वैसे तो 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव में जाति की राजनीति का ही बोलबाला रहेगा और पार्टियों के प्रत्याशी चयन से लेकर संगठनात्मक ढांचे में इसी लाइन का असर साफ दिखेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। खबर गोरखपुर से है। यहाँ गुरुवार सुबह अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान 14 से 15 तो कहीं 20 mm तक के ओले गिरे। मौसम अचानक बदल गया और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस ओलावृष्टि से कई लोगों को नुकसान भी हो गया। उनकी गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अगले 5 मई तक जारी रहेगी। गोरखपुर सहित पूर्वांचल के इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कैलाश पांडे का कहना है कि 5 मई के बाद फिर मौसम में तेजी से गर्मी दिखाई देगी। टेम्परेचर 43 से 45 डिग्री के बीच पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाओं का भी दौर शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद तनाव है।
आक्रोशित लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। पुलिस ने बताया कि कुछ दुकानों को निशाना बनाते हुए उसमें तोड़फोड़ की गई। यौन उत्पीड़न का आरोप 60 साल के एक व्यक्ति पर है। पेशे से ठेकेदार उस्मान नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे इलाके में शांति कायम रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर शाम को एक मंकी पॉक्स का संभावित मरीज पाया गया। पीड़ित व्यक्ति हाल ही में दुबई से लौटा था। तबीयत खराब होने से वह मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती हुआ था। जांच में चिकित्सकों ने उसे मंकी पॉक्स बीमारी से पीड़ित होने की संभावना जताई। मरीज को देर रात गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एहतियातन उसके घर वालों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। बनकटा थाना क्षेत्र के पचरुखिया गांव निवासी ज्ञान रतन दुबई में नौकरी करते हैं। 26 अप्रैल को वो दुबई से घर लौटे थे। तबीयत खराब होने पर परिजनों ने बुधवार की शाम को इलाज के लिए उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। यहां जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने उसे मंकी पॉक्स बीमारी से पीड़ित होने की संभावना जताई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि ऐसे मरीजों को एडीएच अस्पताल के सेपरेट यूनिट में रखा जाता है। हालांकि मरीज में अभी इस बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, मगर एहतियातन सावधानी बरती जा रही है। लखनऊ से इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार मरीज के ट्रैवल हिस्ट्री का पता निकाला जा रहा है।